सभी सुनने वालों को यूट्यूबर मौसी का नमस्कार। चलिए अब फिर से खो जाते हैं तिलिस्म की दुनिया में। अभी तक हमने सुना कि तेज सिंह को चपला ने बड़ी चालाकी से चुनारगढ़ में महाराज शिवदत्त के सामने से उड़ा लिया, वैसे ही जैसे आंखों से काजल। अब सुनते हैं आगे की कथा। बयान 20। महाराज शिवदत्त सिंह ने घसीटा सिंह और चुन्नीलाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए, मगर दिल उनका रंभा की जुल्फों में ऐसा फंस गया था कि किसी तरह निकल ही नहीं सकता था। महारानी से भी हंस कर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज ने कहा, कुछ नहीं, जागने से ऐसी कैफियत है। महारानी ने फिर से पूछा, आपने वादा किया था उस गाने वाली को महल में लाकर हमें भी उसका गाना सुनवाएंगे, सो क्या हुआ? जवाब दिया, वह हम ही को उल्लू बनाकर चली गई, तुमको किसका गाना सुनाए? यह सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, कुछ खुलासा कहिए, क्या मामला है? इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। यह कहकर महाराज वहां से उठकर अपने खास कमरे में चले गए और पलंग पर लेटकर रंभा को याद करने लगे और मन में सोचने लगे, रंभा कौन थी? इसमें तो कोई शक नहीं कि वह थी औरत ही, फिर तेज सिंह को क्यों छुड़ा ले गई? उस पर वह आशिक तो नहीं थी जैसा कि उसने कहा था? हाय रंभा, तूने मुझे घायल कर डाला, क्या इसी वास्ते तू आई थी? क्या करूं, कुछ पता भी नहीं मालूम जो तुमको ढूंढूं। दिल की बेताबी और रंभा के ख्याल में रात भर नींद न आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त किया, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल का पता लगाकर आए कि नहीं। मालूम हुआ कि अभी तक वे लोग आए नहीं। ख्याल रंभा की ही तरफ था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर नजर पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देखकर और भी रंज बढ़ गया, मगर कचहरी में कोई हाल उनसे न पूछा। दरबार बर्खास्त करके तखलिये में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वे लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए, तब महाराज ने पूछा, कहो तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? पंडित बद्रीनाथ ने कहा, हजूर, काम तो यही हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और पन्नालाल और राम नारायण को चंपा नामक एक औरत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ लिया। बाकी मैं बच गया। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया, जिसको ताबेदार ने आपके हुजूर में भेज दिया था। सिवाय इसके और कोई काम ना हुआ। महाराज ने कहा, तेज सिंह को भी एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया, मगर अफसोस, या तो मैं जरूर कहूंगा वह औरत ही थी जो तेज सिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी यह न मालूम हुआ। तेज सिंह को तो लेती ही गई, जाती दफा चुन्नीलाल और घसीटा सिंह पर भी मालूम होता है कि हाथ फेरती गई। वे दोनों उसकी खोज में गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर, अब तुम लोग यह पता लगाओ कि वह औरत कौन थी जिसने गाना सुनकर मुझे बेताब कर दिया और सभी की आंखों में धूल झोंक कर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। अभी तक उसकी मोहनी सूरत मेरी आंखों के आगे फिर रही है। नाजिम ने तुरंत कहा, हुजूर, मैं पहचान गया, वह जरूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। यह काम सिवा उसके दूसरे का नहीं। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से भी ज्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज, चंद्रकांता को तो चपला क्या पाएगी, मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही है, और वह तेज सिंह पर आशिक भी है। इतना सुनकर महाराज कुछ देर हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ न लगेंगी मुझको आराम न मिलेगा। बेहतर है कि मैं इन दोनों के लिए जयसिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, महाराज, जयसिंह को चिट्ठी लिखेंगे तो वो कुछ न मानेंगे। महाराज ने जवाब दिया,
क्या हर्ज है? अगर चिट्ठी का कुछ ख्याल न करेंगे तो विजयगढ़ को ही फतेह करूंगा। यह कहकर उन्होंने मीर मुंशी को तलब किया। जब वह आ गया तो हुक्म दिया, राजा जयसिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दें और दहेज में चपला को दे दें। मीर मुंशी ने हुक्म के मुताबिक खत लिखा, जिस पर महाराज ने मोहर करके पंडित बद्रीनाथ को दिया और कहा, तुम ही इस चिट्ठी को लेकर जाओ, यह काम तुम्ही से बनेगा। पंडित बद्रीनाथ को क्या हर्ज था, खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए। बयान 21। दूसरे दिन महाराजा जयसिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगा या नहीं। इतने में सामने से तेज सिंह एक बड़ा भारी गट्ठर पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुक कर महाराज को सलाम किया। महाराज जयसिंह तेज सिंह को देखकर खुश हुए और बैठने के लिए इशारा किया। जब तेज सिंह बैठ गए तो महाराज ने पूछा, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे और क्या लाए हो? तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी भारी परेशानी रही। दीवान जीत सिंह भी बहुत घबराए होंगे क्योंकि हमने वहां भी तलाश करवाया था। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, ताबेदार दुश्मन के हाथ में फंस गया था। अब हुजूर के इकबाल से छूट आया हूँ, बल्कि आती दफा चुनारगढ़ के 2 अय्यारों को जो वहां थे लेता आया हूँ। महाराज यह सुनकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम देकर कहा, यहाँ भी 2 अय्यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार किया जो कैद किए गए हैं, इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। यह कहकर हरदयाल सिंह की तरफ देखा। उन्होंने प्यादों को गठरी खोलने का हुक्म दिया। प्यादों ने गठरी खोली। तेज सिंह ने उन दोनों को होशियार किया और प्यादों ने उनको ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जिसमें रामनारायण और पन्नालाल थे। तेज सिंह ने महाराज से अर्ज किया, मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब कोई परेशान होंगे, अगर इजाजत हो तो मैं जाकर सभी से मिल आऊं। महाराज ने कहा, हाँ जरूर जरूर, तुमको जाना चाहिए, मगर जल्दी वापस चले आना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कहकर हरदयाल सिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग ले तेज सिंह के साथ नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची तो उसको देखते ही चंद्रकांता ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद हाल पूछने लगी। चपला ने अपना पूरा हाल खुलासा तौर पर बयान किया। थोड़ी देर तक चपला और चंद्रकांता में चुहल होती रही। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान करके कहा, तुम्हारी शागिर्दा ने भी 2 अय्यारों को गिरफ्तार किया है। यह सुनकर चपला बहुत खुश हुई और चंपा को, जो उसी जगह मौजूद थी, गले लगाकर बहुत शाबाशी दी। इधर तेज सिंह नौगढ़ गए थे। रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के समय पहुंचते तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त सब कोई वहां रहेंगे। इस बात को हरदयाल सिंह ने भी पसंद किया और रास्ते में ठहर गए। दूसरे दिन दरबार के समय ये दोनों वहां पहुंचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब की बगल में वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। तेज सिंह को देखकर इतने खुश हुए कि मानो दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराजा और कुमार को सलाम किया और जीत सिंह से बराबर की मुलाकात की। तेज सिंह ने महाराज सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सिर रखा। राजा साहब ने प्यार से उसका सिर उठाया। तब अपने पिता को पालागन करके तेज सिंह कुमार की बगल में जा बैठे। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया और एक पोशाक जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के वास्ते लाए थे वह उनको पहनाई, जिसे देखकर राजा सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो कुछ ठिकाना ही ना रहा। राजा साहब ने तेज सिंह के गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का तथा कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का बयान किया और यह भी कहा, आती दफा वहां के 2 अय्यारों को भी गिरफ्तार कर लाया हूं जो विजयगढ़ में कैद हैं। यह सुनकर राजा ने खुश होकर तेज सिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिलकर अपनी माँ से भी मिलो।
उस बेचारी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होगी। मर्जी के मुताबिक तेज सिंह सभी से मिलने के वास्ते रवाना हुए। हरदयाल सिंह की मेहमानदारी के लिए राजा ने जीत सिंह को हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। सभी के मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले लगा लिया और जब बैठे तो कहा, अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा था। अब सच सच बताओ, तुमको किसने छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले आपको मैं मुबारकबाद दे दूंगा, तब कहीं यह नौबत पहुंचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप रहे। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी से नौगढ़ में रहे, मगर वीरेंद्र सिंह का तकाजा रोज ही होता रहा कि जिस तरह से हो चंद्रकांता से मुलाकात कराओ। तेज सिंह भी धीरज देते रहे। कई दिन बाद हरदयाल सिंह ने दरबार में महाराजा से अर्ज किया, कई रोज हो गए ताबेदार को आए, वहाँ बहुत हर्ज होता होगा, अब रुखसत मिलती तो अच्छा रहता। और महाराज ने यह भी फरमाया था कि आती दफा तेज सिंह को साथ लेते आना, अब आपकी जैसी मर्जी हो। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ। यह कहकर एक खिलहत दीवान हरदयाल सिंह को दिया और तेज सिंह को उनके साथ विदा किया। जाते समय तेज सिंह कुमार से मिलने आए। कुमार ने रोकर उनको विदा किया और कहा, मुझको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरी हालत देखते जाओ। तेज सिंह ने बहुत कुछ तसल्ली दी और यहाँ से विदा होकर उसी रोज विजयगढ़ पहुंचे। दूसरे दिन दरबार में दोनों आदमी हाजिर हुए और महाराज को सलाम करके अपनी अपनी जगह बैठे। तेज सिंह से महाराजा ने राजा सुरेंद्र सिंह की कुशल क्षेम पूछी, जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया। इसी समय बद्रीनाथ भी राजा शिवदत्त की चिट्ठी लिए आ पहुंचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराजा के हाथ में दे दी, जिसको पढ़ने के लिए महाराजा ने दीवान हरदयाल सिंह को दिया। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल सिंह के मुंह की तरफ देख रहे थे। उसकी रंगत देखकर समझ गए खत में कुछ बेअदबी की बातें लिखी गई हैं। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया, यह खत तकलिये में सुनने लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर हमारे पास दीवान खाने में आओ, तेज सिंह को भी साथ ले आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया और महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह खत को महाराजा के सामने ले गए और अर्ज किया कि अगर सरकार खुद एक खत पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा, पढ़ते ही आंखें मारे गुस्से के सुर्ख हो गईं। खत फाड़कर फेंक दिया और कहा, बद्रीनाथ से कह दो इस खत का जवाब यही है कि यहाँ से चले जाएं। इसके बाद थोड़ी देर तक महाराज कुछ देखते रहे, तब रंज भरी धीमी आवाज में बोले, क्रूर के चुनारगढ़ जाते ही हमने सोच लिया था कि जहाँ तक बनेगा वह आग लगाने से ना चुकेगा, और आखिर यही हुआ। खैर, मेरे जीते जी तो उसकी मुराद पूरी ना होगी। साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ आएगा, इसीलिए हम लोगों को भी मुनासिब है कि अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से कर रखें। यूं तो शिवदत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने अय्यारों को भेजा था, पर अब कोई शक नहीं रहा। महाराज ने कहा, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि शिवदत्त के पास 30,000 की फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000, मगर क्या मैं डर जाऊंगा? तेज सिंह ने कहा, 10,000 फौज महाराज की और 5,000 फौज हमारे सरकार की, 15,000 हो गई। ऐसे गीदड़ को मारने के लिए इतनी फौज काफी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत लिखकर नौगढ़ भेजे, मैं जाकर फौज ले आता हूँ। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर वीरेंद्र सिंह को भी बुला लें और फौज का इंतजाम उनके हवाले करें, फिर देखिए क्या कैफियत होती है।
दीवान हरदयाल सिंह बोले, कृपानाथ, इस राय को तो मैं भी पसंद करता हूँ। महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, मगर वीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने को जी नहीं चाहता, चाहे वो इस फन में होशियार हो। मगर क्या हुआ, जैसा सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा भी, मैं कैसे उसको लड़ने के लिए कहूँगा, और सुरेंद्र सिंह भी कब इस बात को मंजूर करेंगे। तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस बात की तरफ जरा भी ख्याल ना करिए। ऐसा हो नहीं सकता कि महाराज तो लड़ाई पर जाएं और वीरेंद्र सिंह घर बैठे आराम करें। उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर, कुछ कायर नहीं। वीरेंद्र सिंह को घर में बैठने न देंगे, बल्कि खुद भी मैदान में बढ़कर लड़े तो ताज्जुब नहीं। महाराज जय सिंह तेज सिंह की बात सुनकर बहुत खुश हुए और दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुछ हमने उसका जवाब दिया है वह भी लिखो और पूछो कि आपकी क्या राय है। इस बात का जवाब आ जाने दो, फिर जैसा होगा किया जाएगा। और खत भी तुम ही लेकर जाओ और कल ही लौटो, क्योंकि अब देर करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने हुक्म के मुताबिक खत लिखा और महाराज ने उस पर मोहर करके उसी वक्त दीवान हरदयाल सिंह को विदा कर दिया। दीवान साहब महाराजा से विदा होकर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था। जब वहां पहुंचे, सीधा दीवान जीत सिंह के मकान पर चले गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही बाहर आए, हरदयाल सिंह को लाकर अपने यहाँ उतारा और हाल चाल पूछा। हरदयाल सिंह ने सब खुलासा हाल कहा। जीत सिंह गुस्से में आकर बोले, आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है, हम लोगों को उसने साधारण समझ लिया। खैर देखा जाएगा, कुछ हर्ज नहीं। आप आज शाम को राजा साहब से मिलें। शाम के वक्त हरदयाल सिंह जीत सिंह के साथ राजा सुरेंद्र सिंह से मुलाकात करने गए। वहां कुंवर भी बैठे थे। राजा साहब ने बैठने का इशारा किया और हाल चाल पूछा। उन्होंने महाराज जयसिंह का खत दे दिया। महाराज ने खुद उस चिट्ठी को पढ़ा, गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुंवर वीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी उसको बखूबी पढ़ा। इनकी भी वही हालत हुई, क्रोध से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक सोचते रहे। इसके बाद हाथ जोड़कर पिता से अर्ज किया, मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है, यही हम लोगों का धर्म भी है। फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसलिए अर्ज करता हूँ कि मुझको हुक्म हो तो अपनी फौज लेकर जाऊं और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने से पहले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, उस तरफ जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज्यादा प्यारा बाप बेटा भाई भतीजा कोई नहीं होता, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूँ कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जयसिंह को मदद पहुंचाओ और नाम कमाओ। महाराज फिर जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, फौज में मुनादी करा दो कि रात भर में सब लैस हो जाएं, सुबह को कुमार के साथ जाना होगा। इसके बाद हरदयाल सिंह से कहा, आज आप यहाँ रह जाएं और कल अपने साथ ही फौज तथा कुमार को लेकर जाएं। यह हुक्म देकर राजमहल में चले गए। जीत सिंह दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर घर गए और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान तैयार करने लगे। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात किधर गई कुछ मालूम ही न हुआ। बयान 22। सुबह होते ही कुमार नहा धोकर जंगी कपड़े पहन हथियारों को बदन पर सजाकर माँ बाप से विदा होने के लिए महल में गए। रानी साहिबा से महाराज ने रात में ही सब हाल कह दिया था। वे इनका फौजी ठाठ देखकर दिल में बहुत खुश हुई। कुमार ने दंडवत होकर विदा मांगी। रानी ने आंसू भरकर कुमार को गले से लगाया और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा जाओ, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रिय का कुल नाम रख, फतेह का डंका बजाओ। शूरवीरों का धर्म है कि लड़ाई के वक्त माँ बाप ऐश आराम किसी की मोहब्बत नहीं करते। सो तुम भी जाओ, ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखे। माँ बाप की विदा लेकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को मुस्तैद देखा। आप भी एक घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए। पीछे पीछे फौज भी समुद्र की तरह लहर मारती चली। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और हरदयाल सिंह से बोले, मेरी राय है कि इसी जंगल में अपनी फौज को उतारूं और सब इंतजाम कर लूं।
तो शहर में चलूं। हरदयाल सिंह ने कहा, आपकी राय बहुत अच्छी है, मैं भी पहले से चलकर आपके आने की खबर महाराजा को देता हूँ, फिर लौटकर आपको साथ लेकर चलूंगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाइए। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुंचे। कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और खुला सा हाल बयान करके बोले, कुमार सेना सहित यहाँ से कोस भर पर उतरे हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और बोले, फौज के वास्ते वह मुकाम बहुत अच्छा है, मगर वीरेंद्र सिंह को यहाँ ले आना चाहिए। तुम यहाँ के सब दरबारियों को ले जाकर इस्तकबाल करो और कुमार को यहाँ ले आओ। हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। यह खबर तेज सिंह को भी हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और दूर ही से बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हाल चाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब अच्छा है, जो बाकी है अब बन जाएगा। यह कहकर तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लगे। इतने में दीवान हरदयाल सिंह मैं दरबारियों के साथ पहुंचे और महाराजा ने जो हुक्म दिया था वो कहा। कुमार ने मंजूर किया और सज सजाकर घोड़े पर सवार हो 100 फौजी सिपाही साथ लेकर महाराज से मुलाकात को विजयगढ़ चले। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुंवर वीरेंद्र सिंह आए। इस वक्त किले में जाएंगे। सवारी देखने के लिए अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले ही से बैठ गए और सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी की आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थीं। यह खबर महाराजा को भी पहुंची कि कुमार चले आ रहे हैं। उन्होंने महल में जाकर महारानी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वे प्रसन्न हुई और बहुत सी औरतों के साथ, जिनमें चंद्रकांता और चपला भी थी, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊंची अटारी पर जा बैठी। महाराज भी सवारी का तमाशा देखने के लिए दीवान खाने की छत पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद उत्तर की तरफ से कुछ धूल उड़ती दिखाई दी और नजदीक आने पर देखा कि थोड़ी सी फौज घुड़सवारों की चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ दिखाई देने लगा। कुछ सवार जो धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे, फौलादी कवच पहने हुए थे, जिस पर डूबते हुए सूर्य की किरणें पड़ने से अजब चमक दमक मालूम होती थी। हाथ में झंडेदार नेजा लिए, ढाल तलवार लगाए, जवानी की उमंग में अकड़े हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। उनके आगे आगे एक खूबसूरत, ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर, जिस पर जड़ाऊ जीन कसी हुई थी और जो अटखेलियां कर रहा था, उस पर कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे। सिर पर फौलादी टोप, जिसमें एक हुमा, एक कल्पित पक्षी के पर की लंबी कलगी लगी हुई थी। बदन में बेशकीमती लिबास के ऊपर फौलादी जिर्र पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्नों के दानों का कंठा और भुजबंद भी पन्ने का था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर खूबसूरती को दूना कर रही थी। कमर में जड़ाऊ पेटी, जिसमें बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, और पिंडली तक का जूता, जिस पर कोदये मोती का काम था, चमड़ा नजर नहीं आता था, पहने हुए थे। ढाल तलवार खंजर तीर कमान लगाए एक गुर्ज करबूस में लटकता हुआ हाथ में नेजा लिए घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे। ताकत, जवां मर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे से ही झलकता था। दोस्तों के दिलों में मोहब्बत और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा होता था। सबसे ज्यादा लुत्फ तो यह था कि जो 100 सवार संग में चल रहे थे, वे सब भी उन्हीं के हमसिन थे। शहर में भीड़ लग गई। जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती थी, आंखों में चकाचौंध सी आ जाती थी। महारानी ने जो वीरेंद्र सिंह को बहुत दिनों पर इस ठाठ और रुआब से आते देखा, 100 गुनी मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई। मुंह से निकल पड़ा, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो सिर्फ वीरेंद्र, चाहे जो हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमारी की तरफ देखा। वह शर्मा गई। दिल हाथ से जाता रहा। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई। उम्मीद हुई कि अब पास से देखूंगी। उधर महाराजा की भी टकटकी बंद गई। इतने में कुमार किले के नीचे आ पहुंचे। महाराजा से रहा न गया, खुद उतर आए और जब तक वे किले के अंदर आए, महाराजा भी वहां पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने महाराजा को देखकर पैर छुए।
उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़े सीधे महल में ले गए। महारानी उन दोनों को आते देख आगे तक बढ़ाई। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में प्रेम का जल भर आया। बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाएं तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ लड़कियों की भीड़ थी जो अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने खड़ी थी। कुमार की नीची निगाहें चारों तरफ घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में खड़ी उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। इसके बाद उठे और कुमार को साथ लेकर दीवान खाने में पहुंचे। अपनी खास आरामगाह के पास वाला एक सुंदर कमरा उनके लिए मुकर्रर कर दिया। महाराज से विदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंचे। कुछ देर चुहल में गुजरी। चंद्रकांता को महल में ना देखने से इनकी तबीयत उदास थी। सोचते थे कि कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। सुबह जब महाराज दरबार में गए, वीरेंद्र सिंह स्नान पूजा से छुट्टी पा दरबारी पोशाक पहन कलगी सरपेच समेत सिर पर रख तेज सिंह को साथ ले दरबार में गए। महाराज ने अपने सिंहासन की बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर कुमार को बैठाया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया जो राजा सुरेंद्र सिंह ने लिखा था। उसको पढ़कर महाराज बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद दीवान साहब को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए और गल्ले वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाए, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। कुमार ने अर्ज किया, महाराज सामान सब साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है? सामान आया तो क्या हुआ, वह भी जब जरूरत होगी काम आएगा। अब हम कुल फौज का इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतजाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10 टुकड़े करके इधर उधर 5-5 कोस तक फैला दो और खेमा वगैरह का पूरा बंदोबस्त कर दो। जासूसों को चारों तरफ रवाना करो। बाकी महाराज की फौज को कल कवायद देकर जैसा होगा इंतजाम करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हुए। इस इंतजाम और हमदर्दी को देखकर महाराज को और भी तसल्ली हुई। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी करा दो कि कल कवायद होगी। इतने में महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर खबर दी कि शिवदत्त सिंह अपनी 30,000 फौज लेकर सरकार से मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुका है। 2-3 दिन तक नजदीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं, समझ लेंगे, तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जयसिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। महाराज यह कवायद देखकर बहुत खुश हुए। कुमार ने अर्ज किया, मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाजत हो तो जाऊं। महाराज ने कहा, अच्छा, दूर मत जाना और दिन रहते जल्दी लौट आना। यह कहकर हाथी बैठाया। कुमार उतर पड़े और घोड़े पर सवार हुए। महाराज का इशारा पा दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार के लिए रवाना हुए, मगर थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुंचकर 2 सांभर तीर से मारकर फिर और शिकार ढूंढने लगे। इतने में तेज सिंह भी आ पहुंचे। कुमार से पूछा, क्या सब इंतजाम हो चुका जो तुम यहाँ चले आए? तेज सिंह ने कहा, क्या आज ही हो जाएगा? कुछ आज हुआ, कुछ कल दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मेरे जी में आया, चले जरा उस तहखाने की सैर कराएं जिसमें अहमद को कैद किया है। इसीलिए आपसे पूछने आया हूँ कि अगर इरादा हो तो आप भी साथ चलिए। हाँ, मैं भी चलूंगा, कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फेरा। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया कि वापस जाएं और दोनों सांभरों का जो शिकार किया है उठवा ले जाएं। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के पास पहुंचे और अंदर घुसे। जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दरवाजा दिखाई देने लगा। कुमार घोड़े से उतर पड़े। अब तेज सिंह ने कुमार से पूछा, भला यह कहिए कि आप यह दरवाजा खोल भी सकते हैं या नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी? यह कहकर झट आगे बढ़ शेर के मुंह से जुबान बाहर निकाल ली। दरवाजा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, याद तो है? कुमार ने कहा, क्या मैं भूलने वाला हूँ? दोनों अंदर गए और सैर करते करते चश्मे के किनारे पहुंचे। देखा कि अहमद और भगवान दास एक चट्टान पर बैठे बातें कर रहे हैं। पैर में बेड़ी पड़ी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोले, अब तो हम लोगों का कसूर माफ होना चाहिए। कुमार ने कहा, हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो।
कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह टहलते और मेवों को तोड़कर खाते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई है। कुमार ने कहा, चलो। दोनों बाहर आ गए। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोल दिया है, अब आप ही बंद कीजिए। कुमार ने यह कहकर, अच्छा लो, हम ही बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो तेज सिंह ने कहा, अब आप जाइए, मैं जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ। यह सुन तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए और कुमार किले में चले आए। घोड़े से उतर कमरे में गए, आराम किया। थोड़ी रात बीते तेज सिंह कुमार के पास आए। कुमार ने पूछा, कहो क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, सब इंतजाम आपके हुक्म के मुताबिक हो गया। आज दिन भर में 1 घंटे की छुट्टी न मिली जो आपसे मुलाकात करता। यह सुन वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, दोपहर तक तो हमारे साथ रहे, इस पर कहते हो मुलाकात ना हुई। यह सुनते ही तेज सिंह चौंक पड़े और बोले, आप कहते क्या हैं? कुमार ने कहा, कहते क्या है, तुम मेरे साथ उस तहखाने में नहीं गए थे जहां अहमद और भगवान दत्त बंद है? अब तो तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगे। तेज सिंह की यह हालत देखकर कुमार को और भी ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला यह तो बताइए, मैं आपसे कहाँ मिला था, कहाँ तक गया साथ, और कब वापस आया? कुमार ने सब कुछ कह दिया। तेज सिंह बोले, बस आपने चौका फेरा। अहमद और भगवान दत्त के निकल जाने का तो इतना गम नहीं है, मगर दरवाजे का हाल दूसरे को मालूम हो गया, इसका बड़ा अफसोस है। कुमार ने कहा, तुम क्या कहते हो, समझ में नहीं आता। तेज सिंह ने कहा, ऐसा ही समझते तो धोखा ही क्यों खाते? तब न समझे तो अब समझिए, शिवदत्त के अय्यारों ने धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया। जरूर यह काम बद्रीनाथ का है, दूसरे का नहीं। ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से बता देता है। कुमार यह सुनकर दंग रह गए और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने कहा, अब तो जो होना था हो गया, उसका अफसोस काहे का? मैं इस वक्त चाहता हूँ, कैदी तो निकल गए होंगे, मगर मैं जाकर ताले का बंदोबस्त करूंगा। ताले का बंदोबस्त क्या करोगे? कुमार ने पूछा। तेज सिंह ने कहा, उस फाटक में और भी 2 ताले हैं जो इससे ज्यादा मजबूत हैं, उन्हें लगाने और बंद करने में बड़ी देरी लगती है, इसीलिए उन्हें नहीं लगाता था, मगर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी वह ताला दिखाओ। तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब तक चुनारगढ़ पर फतेह न पाएंगे नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर धोखा होगा। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तेज सिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुए और सवेरा होने से पहले ही लौट आए। सुबह को जब कुमार सोकर उठे तो तेज सिंह से पूछा, कहो तहखाने का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, कैदी तो निकल गए, मगर ताले का बंदोबस्त कर आया हूँ। नहा धोकर कुछ खाकर कुमार को तेज सिंह दरबार में ले गए। महाराज को सलाम करके दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई है, अब 10 कोस पर है। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। यह कहकर तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए और हरदयाल सिंह को भी साथ लेते गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और कुमार को साथ ले महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया। इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गए और छटपटाते रह गए। उन्हें आज भी चंद्रकांता की सूरत न दिखाई दी, लेकिन चंद्रकांता ने आड़ से इनको देख लिया था। बयान 23। शाम को महाराजा से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई चौबदारों ने आकर अर्ज किया, महाराज, चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे, जिनको दुश्मन समझ पहरेदारों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर भी निकल गए। यह खबर सुन महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने में ही महल से रोने की आवाजें आने लगी। सभी का ख्याल उस रोने की आवाज पर चला गया। पल भर में रोने और चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगी, यहाँ तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय लौंडियां दौड़ती हुई आईं और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, कोई चंद्रकांता और चपला का सर काट कर ले गया। यह खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एकाएक हाय कहकर गिर ही पड़े। कुमार की भी अजब हालत हो गई, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू जारी हो गए। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने खुद को संभाला और कुमार की अजब हालत देखकर गले लगा लिया।
इसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़े खा रही हैं, सिर फट गया है, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी भी ताकत ना रही कि अंदर जाते दरवाजे पर ही गिर पड़े। चेहरा जर्द और मुर्दे की सी सूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थी, सिर नहीं थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय बेटी तू कहाँ गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छुरी चलाई। हाय हाय, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं जी कर क्या करूंगी? तेरे ही वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और तू ही न रही तो अब यह राज्य क्या हो? महाराज कहते थे। अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो अब आए विजयगढ़ पर राज्य करे, हम तो लड़की का साथ देंगे। एकाएक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं, नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांस धीमी चल रही। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे, गजब हो गया, हमारे चलते नौगढ़ का राज भी गारत हुआ। हम तो समझते थे कि वीरेंद्र सिंह को राज दे जंगल में चले जाएंगे, मगर हाय विधाता को ये भी अच्छा ना लगा। अरे कोई जाओ जल्दी तेज सिंह को लिवा लाओ, कुमार को देखे। हाय हाय, अब तो इसी महल में मुझको भी मरना पड़ा। मैं समझता हूँ राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। हाय अभी क्या सोच रहे थे? क्या हो गया? विधाता तूने क्या किया? इतने में तेज सिंह आए। देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराजा उनके ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की जो कुछ जान बची थी वह भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, कुमार मेरा जी तो रोने को भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। यह कहकर कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांदकर एक आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। तेज सिंह ने उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान? मेरी बात सुनो दे कान। यह सब खेल ठगी का मान, लाश देखकर लो पहचान। उठो देखो भालो खोजो और खोज निकालो। यह कहकर वह दांत दिखलाता और उछलता कूदता भाग गया। यहाँ चंद्रकांता की कथा का प्रथम भाग समाप्त हुआ। अब सुनते हैं द्वितीय भाग। बयान 1। इस आदमी को सभी ने देखा, मगर हैरान थे कि यह कौन है, कैसे आया और क्या कह गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार कर कहा, आप लोग चुप रहें, मुझको मालूम हो गया है कि यह सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीवित हैं, ये लाशें उन लोगों की नहीं हैं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा हो गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ, यह क्या मामला है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीवित है? यह कौन था जो यकायक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं कि यह कौन था, मगर इतना पता लग गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त सिंह के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहाँ रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गई हैं और खोज ना करें। महाराज बोले, यह कैसे मालूम होगी ये लाशें बनावटी हैं? तेज सिंह ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए, मैं भी बतला देता हूँ। यह सुनकर महाराजा तेज सिंह के साथ लाश के पास चले। महारानी भी गई। तेज सिंह ने अपनी कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट ली और महाराजा को दिखाकर बोली, देखिए इसमें कहीं हड्डी है? महाराज ने गौर से देखकर कहा, ठीक है, बनावटी लाश है। इसके बाद चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा गया, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा यह तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीवित है, मगर दुश्मनों के हाथ में पड़ गई, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं, अब तो जो होना था हो चुका, मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ तसल्ली बंधी, मगर कुंवर वीरेंद्र सिंह अभी तक बदहवास पड़े हैं, उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को यह फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाए गए, सभी ने बहुत सी तरकीबें की, मगर कुमार को होश ना आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। यह देख महाराजा बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, अब क्या करना चाहिए?
बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा कि कुमार को उठवाकर उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए। वहां अकेले में मैं इनका इलाज करूंगा। यह सुनकर महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में ले चले। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लिटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं, जीवित है। वह देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाएं और आप देखकर भी कुछ न बोले। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार ने आंखें खोल दी और घबरा कर बोले, हैं, कौन लिए जाता है? कहाँ है चंद्रकांता? यह कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीवित है और दुश्मन उसको लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कहता था और सच कह रहा हूँ, कुमारी जीवित हैं, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें। कुमार ने कहा, तुम हमें धोखा देते हो, हम कैसे जाने कि वह लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ। यह कहकर कमरे का दरवाजा खोला। देखा कि महाराज खड़े हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए देखिए। यह सुन महाराज अंदर गए। उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए। महाराज ने गले से लगा लिया। पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई लौंडियां भी उस जगह आई जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी से तेज सिंह ने कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आ। यह सुन वह दौड़ी गई और वे टुकड़े ले आए। तेज सिंह ने कुमार को दिखाकर कहा, देखिए, यह बनावटी लाश है या नहीं, इसमें हड्डी कहाँ है? कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर, जो होना था हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं। सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सभी को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया। जब एकांत हो गया तो हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि वह बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था। तेज सिंह ने कहा, जी हाँ, बात तो ठीक है। तब सारा हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सभी परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने यह खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां अय्यार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा बोल दिया और पहरेदारों को जख्मी करके अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। यह खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न रह गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब कोई भी अय्यार उनका हमारे यहाँ ना रहा, सब छूट गए। कुमारी और चपला को ले गए, यह तो गजब ही किया। अब नहीं बर्दाश्त होता, हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कह ही रहे थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आए हैं, दरवाजे पर हाजिर हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी वक्त हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, चुनारगढ़ की फौज से लड़ने के लिए हमने जो फौज भेजी थी वह बहादुरी से लड़ी। उन्होंने लगभग 1000 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वह फौज जल्दी ही तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोप खाने वाले भी मारे जाएंगे। यह सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, 5000 फौज जल्दी मदद पर भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहाँ रहें, राज्य का काम देखें, मैं जाता हूँ, जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने की कुछ जरूरत नहीं। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराजा उठकर महल में चले गए।
कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वालों को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा, दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वह तेज सिंह के पास हाजिर हो। हुक्म के मुताबिक मुनादी करने वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताज्जुब था कि तेज सिंह ने यह क्या मुनादी करवाई है। आज की कथा यहीं तक। अब आगे जानेंगे कि तेज सिंह अपनी अय्यारी का कौन सा करिश्मा दिखा करके चंद्रकांता और चपला को छुड़वाते हैं और लड़ाई में क्या हुआ। और हाँ, एक बात और, राजा महाराजाओं के दरबार में जो किस्सा गो होते थे यानी कहानी सुनाने वाले होते थे, उन्हें भी तारीफें मिलती थीं। तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई करते रहिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुना सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।